नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारी दुनिया के नियम कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल। मतलब बड़े स्तर पर देशों के बीच रिश्तों के नियम, फिर हमारे अपने दफ्तरों में काम और निजी जिंदगी के बीच की जो लकीर है वो, और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी और पैसे की दुनिया में भी सब कुछ बदल रहा है। हाँ, और आज की हमारी चर्चा इसी बदलाव के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि भारत और रूस अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को एक नई शक्ल कैसे दे रहे हैं। अच्छा। फिर बात करेंगे उस अधिकार की जो शायद हम सबको चाहिए, काम के बाद स्विच ऑफ करने का अधिकार। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और आखिर में हम तकनीक, कानून और निवेश की दुनिया में हो रही कुछ बड़ी हलचलों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और रूस के बीच हुई हालिया शिखर बैठक से। ये कोई आम मुलाकात तो नहीं लग रही थी? नहीं, ये सिर्फ एक रूटीन बैठक बिल्कुल नहीं थी। ये 23वीं वार्षिक शिखर बैठक थी जो नई दिल्ली में हुई। 23वीं? जी, और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये 2000 में हुई रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा की 25वीं वर्षगांठ भी है। अच्छा, 25 साल हो गए। हाँ, और इसी साझेदारी को 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। तो ये रिश्ता बहुत गहरा है। बिल्कुल। इस बैठक का एक बड़ा लक्ष्य था 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना। मौजूदा आंकड़ा तो लगभग 68-69 अरब डॉलर के आसपास है। जी। तो ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा लगता है, खासकर जब हमारा ज्यादातर व्यापार अभी सिर्फ ऊर्जा पर ही टिका है। क्या सिर्फ तेल गैस से ये हो पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल था और इस बैठक में इसी पर फोकस था। देखिए, दोनों देश समझ रहे हैं कि सिर्फ ऊर्जा और रक्षा के भरोसे ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसीलिए एक आर्थिक कार्यक्रम 2030 अपनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ही है व्यापार में विविधता लाना। मतलब सिर्फ तेल गैस से आगे बढ़ना? बिल्कुल। बात अब फार्मा, कृषि, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की हो रही है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कोई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं? मतलब सिर्फ बातें तो नहीं है? नहीं, एक बड़ा कदम है। भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ यानी EAU के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत को तेज करना। अच्छा, EAU में और कौन से देश हैं? इसमें रूस के अलावा कजाकिस्तान, बेलारूस जैसे देश भी हैं। तो ये समझौता भारतीय सामानों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खोल सकता है। ये तो अच्छी बात है। वैसे मौजूदा वैश्विक राजनीति को देखते हुए पेमेंट सिस्टम को लेके भी जरूर कुछ बात हुई होगी। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था। दोनों देश अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में, मतलब रुपये और रूबल में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। एग्जैक्टली। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर दोनों देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs को आपस में जोड़ने की भी बात हुई है ताकि डिजिटल भुगतान बिना किसी रुकावट के हो सके। ये भविष्य की तैयारी है। और रक्षा क्षेत्र की बात करें तो हम हमेशा से रूस से हथियार खरीदते आए हैं। तो ये जो संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन की बात हुई है, क्या ये रिश्ते में एक बड़े बदलाव का संकेत है? हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या अब हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बराबर के पार्टनर बन रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बुनियादी बदलाव है। अब जोर सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं बल्कि भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत मिलकर बनाने पर है। अच्छा। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट ये सब शामिल हैं। तो हाँ, अब रिश्ता खरीदार और विक्रेता से आगे बढ़कर सच्चे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का हो रहा है। समझ गया। इसके अलावा INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया गया ताकि सामान की आवाजाही तेज और सस्ती हो सके। तो एक तरफ जहां बड़े स्तर पर देश अपने संबंधों के नियम तय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने दफ्तरों में काम और निजी जीवन के बीच के नियम भी बदल रहे हैं। हाँ, इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है राइट टू डिस्कनेक्ट। लोकसभा में इसे लेकर एक बिल पेश हुआ है। जी, और ये एक गैर सरकारी विधेयक है। मतलब इसे किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक सांसद ने पेश किया है। अच्छा। इसका मकसद बहुत सीधा है। काम के घंटों के बाद कर्मचारियों को ऑफिस के कॉल्स, ईमेल या मैसेज को नजरअंदाज करने का एक कानूनी अधिकार देना। और इसके लिए एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव है। ये क्या करेगा? इसका काम होगा ये सुनिश्चित करना कि कंपनियां इस नियम का पालन करें और कर्मचारियों पर बेवजह दबाव न बनाएं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस अधिकार का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार भी है, या ये सिर्फ एक नई सोच है? नहीं, इसका आधार बहुत मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 24 कहता है कि हर व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है। अच्छा। और
अगर हम अपने संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 जो हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 42 जो काम की न्याय संगत दशाएं सुनिश्चित करने की बात करता है, वो दोनों ही इस अधिकार को बल देते हैं। तो सवाल उठता है कि आज अचानक इसकी जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है? इसकी वजह वो स्मार्टफोन है जो शायद हम सबके हाथ में है। टेक्नोलॉजी ने हमें 24/7 उपलब्ध करा दिया है। सही बात है। जिससे काम और निजी जिंदगी के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। इसका नतीजा है बढ़ता हुआ तनाव, नींद की कमी और बर्नआउट। स्टडीज तो साफ दिखाती हैं कि हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। और हाल ही में 2024 में पुणे में अत्यधिक काम के दबाव में एक कर्मचारी की मौत का दुखद मामला भी सामने आया था। ओह, तो क्या दुनिया में कहीं और ऐसे कानून हैं जहां से हम प्रेरणा ले सकते हैं? बिल्कुल। फ्रांस 2017 में ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश था फ्रांस। जी। और अभी हाल ही में 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत दिलचस्प कानून पास किया है। वहां कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस के संदेशों को नजरअंदाज करने का अधिकार है। अच्छा। हाँ, और अगर कोई मैनेजर इस पर सवाल उठाता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। जी। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। काम के अधिकार से अब चलते हैं स्वास्थ्य के अधिकार पर। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दवा को लेकर एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, जो दवा उद्योग के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करता है। जी, ये मामला है सेमाग्लूटाइड नाम की दवा का। ये डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क और भारत की डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के बीच है। सेमाग्लूटाइड, यस। ये वही दवा है जो ओजेम्पिक नाम से बिकती है। बिल्कुल। नोवो नॉर्डिस्क इसे ओजेम्पिक और विगोवी जैसे ब्रांड नामों से बेचती है। ये टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। नोवो नॉर्डिस्क चाहती थी कि डॉक्टर रेड्डीज को इसे बनाने से रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पेटेंट की एवरग्रीनिंग का जिक्र किया। ये एवरग्रीनिंग शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका दवा की दुनिया में क्या मतलब है? ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। देखिए, किसी नई दवा की खोज पर कंपनी को लगभग 20 साल का पेटेंट मिलता है। ठीक है। इस दौरान कोई और उस दवा को नहीं बना सकता, जिससे कंपनी मनचाही कीमत वसूल सकती है। एवरग्रीनिंग में कंपनियां क्या करती हैं कि पेटेंट खत्म होने से ठीक पहले उस दवा में कोई बहुत मामूली गैर जरूरी बदलाव करके एक और नए पेटेंट के लिए अप्लाई कर देती हैं। इससे उनका एकाधिकार सालों तक बना रहता है। मतलब दवा वहीं, बस बोतल नहीं। और इसका नतीजा ये होता होगा कि सस्ती जेनरिक दवाएं बाजार में आ ही नहीं पाती। बिल्कुल। इससे मरीजों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन यहीं पर भारत का पेटेंट कानून बहुत खास बन जाता है। भारत का पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D इस एवरग्रीनिंग पर एक बड़ी रोक लगाती है। ये धारा 3D क्या कहती है? ये कहती है कि किसी जानी पहचानी दवा में सिर्फ मामूली बदलाव करके आप नया पेटेंट नहीं ले सकते। तो फिर क्या करना होगा? आपको ये साबित करना होगा कि आपका नया संस्करण चिकित्सकीय रूप से पहले वाले से बेहतर है, यानी मरीज पर ज्यादा असरदार है। सिर्फ रंग, रूप या डोज बदलने से नया पेटेंट नहीं मिलेगा। क्या इसका कोई बड़ा उदाहरण है जहां इस धारा ने सच में लोगों की मदद की हो? इसका एक क्लासिक उदाहरण है कैंसर की दवा ग्लिवेक का मामला। स्विस कंपनी नोवार्टिस ने इस पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारा 3D का इस्तेमाल करके उसे रोका था। अच्छा। प्रावधान नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद है। अब तक हमने देशों, दफ्तरों और दवाओं के नियमों की बात की। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और पैसा हमारी दुनिया के नियम कैसे बदल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से, जो अब अदालतों तक पहुंच गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका आई थी जिसमें अदालतों में AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई थी। इस पर कोर्ट ने भी माना कि जज जेनरेटिव AI से होने वाले खतरों को लेकर सचेत हैं। किस तरह के खतरे? क्या AI कोई गलत फैसला सुना सकता है? सबसे बड़ा खतरा है AI का मति भ्रम, या जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन मतलब AI पूरे आत्मविश्वास से ऐसी बातें या ऐसे केस बता सकता है जो कभी हुए ही नहीं। अरे! दूसरा खतरा है पक्षपात का। अगर AI को पक्षपातपूर्ण डेटा पर ट्रेन किया गया है तो उसके नतीजे भी वही पक्षपात दिखाएंगे जो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सही बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। क्या AI से कोई मदद भी मिल सकती है? निश्चित रूप से।
एआई हजारों पन्नों के केस दस्तावेजों को मिनटों में पढ़कर वकीलों के लिए जरूरी पॉइंट्स निकाल सकता है। आम लोगों को शुरुआती कानूनी सलाह देने के लिए चैटबॉट्स बन सकते हैं, और कोर्ट के प्रशासनिक काम जैसे केस लिस्ट करना या नोटिस भेजना, ये सब ऑटोमेट करके मामलों को तेजी से निपटाया जा सकता है। तो संतुलन बनाने की जरूरत है। एआई तो अदालतों में नियम बदल रही है, लेकिन आम इंसान के पैसे और निवेश के नियम भी तेजी से बदल रहे हैं। मैंने एक नए तरह के निवेश के बारे में सुना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या इन्वेट्स। जी, हाल ही में NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को SCBI से एक इन्वेट बनाने की मंजूरी मिली है। ये होता क्या है आसान भाषा में? इसे आसान भाषा में समझें तो ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाता है, हाँ, वैसे ही इन्वेट्स असल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन या एयरपोर्ट्स में पैसा लगाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अब अगर मैं किसी हाईवे पर टोल दे रहा हूं तो इन्वेट्स के जरिए मैं उसी हाईवे से होने वाली कमाई का एक छोटा हिस्सेदार भी है। बिल्कुल, आप भी बन सकते हैं। यही इसका मकसद है। वाह, इससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। आपने एकदम सही समझा। ये आम निवेशकों को देश के विकास में सीधा भागीदार बनाता है और सरकार के लिए भी इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने का एक नया रास्ता खोलता है। और ये सुरक्षित है? हाँ, चूंकि इसे सेबी रेगुलेट करती है तो निवेशकों का पैसा भी सुरक्षित रहता है। जब निवेश के नए तरीके आ रहे हैं तो सलाह देने वाले भी नए तरह के आ गए हैं। फिनफ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर इनकी भरमार है, लेकिन सेबी इन पर शिकंजा कस रही है। हाँ, सेबी ने हाल ही में एक जाने माने फिनफ्लुएंसर को बाजार से बैन कर दिया है। देखिए, दिक्कत ये है कि बहुत से लोग बिना किसी योग्यता या रजिस्ट्रेशन के निवेश की सलाह दे रहे हैं। सेबी के नियम साफ हैं। अगर आप किसी को स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार होना जरूरी है। जानकारी देना और सलाह देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सही बात है। तो ये सब जो नए निवेश के तरीके आ रहे हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की सेहत भी फिलहाल ठीक लग रही है। मैंने एक शब्द सुना है, गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है? ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति को बताने वाला शब्द है। गोल्डीलॉक्स उस कहानी से आया है जहां सब कुछ न ज्यादा न कम बल्कि एकदम ठीक होता है। अच्छा। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब है एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां विकास दर अच्छी हो लेकिन महंगाई नियंत्रण में हो। यानी अर्थव्यवस्था न तो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है और न ही ठंडी पड़ रही है। और भारत को अभी गोल्डीलॉक्स स्थिति में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल ही में RBI ने रेपो दर को घटाकर 5.25% किया है, जो दिखाता है कि उन्हें महंगाई की ज्यादा चिंता नहीं है। और हमारे आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। GDP वृद्धि दर लगभग 7.3% अनुमानित है, जो कि बहुत मजबूत है। और महंगाई? और वहीं महंगाई दर लगभग 2% के आसपास है, जो कि काफी कम है। तो ये एक संतुलित और स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। तो आज हमने देखा कि नियम हर जगह बदल रहे हैं, देशों के बीच साझेदारी की शर्तों से लेकर हमारे काम करने के घंटों तक, और दवा कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने वाले कानूनों से लेकर निवेश और न्याय की दुनिया में AI और नए मॉडल्स के आने तक। बिल्कुल, और इन सब में एक बात समान है। एक तरफ नवाचार मतलब इनोवेशन है जो नए रास्ते खोल रहा है, और दूसरी तरफ नियमन रेगुलेशन है जो उसके लिए सीमाएं तय कर रहा है। संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, चाहे वो पेटेंट कानून हो, कर्मचारियों के अधिकार हो या फिर फिनफ्लुएंसर्स पर सेबी का नियंत्रण, हर जगह इसी संतुलन की तलाश हो रही है। यह चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू में और गहराई से उतर रही है, क्या समाज और सरकारों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बीच सही संतुलन खोजना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।